सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द रावलेट सत्याग्रह। तो बेसिकली आज हम एक दो टॉपिक्स कवर करेंगे जो सब टॉपिक्स है आपके। ठीक है, तो रावलेट एक्ट के बारे में मैंने आपको एक दो बार बताया था क्लास में। जब आप ऑफलाइन भी आते थे तब भी मैंने आपको बताया था, जब सिविक्स का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, कि रावलेट एक्ट जो है वो मतलब ब्रिटिश एम्पायर ने लगाया था। जब लोग ब्रिटिश के खिलाफ जा रहे थे तो रावलेट एक्ट के तहत ये वो कानून था जहाँ पे जो लोग हैं वो जमा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश को लगता था कि जैसे ये लोग जमा हो जाएंगे ये लोग साजिशी करने लगेंगे, तो इन्होंने जमा होने पे भी उनको बैन किया था। उसके बाद गांधी जी ने और मतलब उनके साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, तो उन्होंने इस एक्ट को करार दिया एज अ डेविलिश एक्ट। और 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने इस एक्ट को इस एक्ट को अपोज करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया था रावलेट सत्याग्रह एक्ट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने कुछ मूवमेंट्स लॉन्च किए, जैसे कि हड़ताल, कर्फ्यूज, लोगों को बताया कि हम हड़ताल करेंगे, कर्फ्यूज करेंगे। तो उसी के चलते जो वो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो वो इसी रावलेट एक्ट की वजह से हुआ था। क्योंकि देखो, ब्रिटिश ने क्या बोला था कि आप जमा नहीं हो सकते, तो 13 अप्रैल को क्या हुआ था कि बैसाखी का दिन था, तो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तो जैसे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए तो ब्रिटिश को लगा था कि ये लोग कर्फ्यू करने के लिए या हड़ताल करने के लिए इकट्ठे हुए थे, तो जनरल डायर ने ओपन फायरिंग की थी। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे, या इससे पहले वाले जो सिविक्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अनपॉपुलर लॉज वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो जैसे ही ब्रिटिश ने एक मसाकर, एक खून खराबा जो जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था, उसके बाद जितने भी मतलब इंडियंस थे, चाहे वो मतलब पोएट्स थे या कोई मतलब फिजिशियन था, साइंटिस्ट था, तो ब्रिटिश ने उनको कोई खिताब दिया था, जैसे टैगोर को नाइटहुड का खिताब दिया था, तो वो जो खिताब था वो वापस दे गए थे ब्रिटिश को। और पूरी तरह उन्होंने ब्रिटिश को मतलब अवॉइड किया था, एंड कहा था गांधी जी ने कि इन्हें डिसोबे करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो भी ये लोग लॉज बनाएंगे हम उसको ओबे नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उससे पहले खिलाफत एजुटेशन आई एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये क्या था, ये खिलाफत एजुटेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, मैं समझाऊंगी। तो रॉबलेट सत्याग्रह जब ये वाला मूवमेंट चला कि हम क्यों नहीं जमा हो सकते हैं, ये तो सरासर नाइंसाफी है, ऊपर से जलियांवाला बाग का इंसिडेंट भी हुआ था, तो हिंदू और मुस्लिम्स को मतलब आगे आने को कहा कि आप यूनाइट होके, या दूसरे रिलीजन से जो ताल्लुक रखते हैं आप यूनाइट होके सामने आ जाइए। उसी दौरान खिलाफत एजुटेशन भी हुई थी, यानी कि तुर्की के जो सुल्तान थे, खलीफा थे, उनके खिलाफ ब्रिटिश ने बहुत कुछ किया था। तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे वो काफी आग बगोला हो गए थे ब्रिटिश को लेके। यहाँ से जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था, तो सिख कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा आग बगोला थी। यहाँ से हिंदू जो थे वो भी काफी मतलब उनके ऊपर, जैसे कि इंडिया था तो मैक्सिमम हिंदू रहते हैं यहाँ पे, तो ब्रिटिश के खिलाफ काफी गुस्सा था, तो उन्होंने लॉन्च किया था मूवमेंट। मतलब जो लीडर थे, खिलाफत लीडर जो थे मोहम्मद अली, शौकत अली, तो उनके हिक में एक खिलाफत जारी की थी, एक मूवमेंट जारी किया था इंडिया में कांग्रेस की लीडर्स के साथ। तो कांग्रेस के लीडर जो थे, जैसे कि पीएम नेहरू के बाप थे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास थे, राजगोपाल आचार्य, ये कुछ ऐसे जाने माने लॉयर्स भी थे इसमें। ठीक है, तो इन्होंने पूरा अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि ये गवर्नमेंट लॉयर्स थे। इन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करेंगे। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ने, स्कूल स्टूडेंट्स ने अपना स्कूल छोड़ा, बोला कि हम बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिश की थी ना। तो इन्होंने सारा मतलब जो भी ब्रिटिश के तहत, जो भी गवर्नमेंट के तहत आता था उसको इन्होंने बाइकआउट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो फॉरेन का कपड़ा बन के आता था यहाँ पे, तो लोगों ने जलाना स्टार्ट कर दिया, बोला कि हम खादी पहनेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मतलब ये जो लोग मतलब गुस्सा दिखा रहे थे, हर एक का अपना अपना मतलब वजह थी अपनी अपनी गुस्सा दिखाने की। सबके पास एक ही वजह तो नहीं थी। मानो जो पेजेंट्स थे,
मानो जो पेजेंट्स थे उनका मतलब क्या रहा होगा, उनका ये रहा होगा कि उनको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। जो दूसरे लोग थे उनके पास अपनी दूसरी वजह थी, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर वहां पे शराब की दुकानें खोली थी ब्रिटिश ने, तो वहां के जो कॉमनर्स थे, जो लोकल पीपल थे, वो शराब के आदी हो रहे थे। ठीक है, तो लोगों को वो भी गुस्सा था। आंध्र प्रदेश के लोगों, ये तमिलनाडु के लोगों के लिए वही एक गुस्सा था, गुस्से का बात था। या आंध्र प्रदेश जो ट्राइबल कम्युनिटी से उनसे उनका फॉरेस्ट छीन रहे थे, तो उनके लिए वो गुस्से वाली बात थी। ठीक है, तो हर एक यहाँ पे जो लोग थे वो उनका अलग अलग मोटिव था। तो लोगों ने, गांव के लोगों ने प्रोक्लेम किया कि हम अब यहाँ पे गांधी राज चलेगा, बिल्कुल भी ब्रिटिश का राज नहीं चलेगा। तो परचम लहराए गए, मतलब फ्लैग्स लहराए गए, गांधी राज, यानी यहाँ पे अब महात्मा गांधी की हुकूमत होगी। उसके बाद जो मतलब सिंध, जो आज का मतलब अब पाकिस्तान में है, तो वहाँ के जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे तो उन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट की मजम्मत की। और बंगाल के अंदर जो मुसलमान थे उन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट के ऊपर मजम्मत की। तो उसके बाद या जो सिख कम्युनिटी थी, तो वो उनका क्या था गुस्सा, वो क्यों थे गुस्सा, मतलब ब्रिटिश के साथ पहला जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था वो तो हुआ ही, उससे पहले उनकी वजह क्या थी, उनकी वजह ये थी कि सिख कम्युनिटी के जो हेड होते हैं, यानी जो गुरुद्वारा में जो हेड होते हैं महंत, तो वो जो थे वो ब्रिटिश का साथ देते थे। गुरुद्वारा के अंदर जो हेड होते थे ना, वो ब्रिटिश का साथ देते थे और लोकल पीपल उससे सफर करते थे। ठीक है, तो छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े मतलब लोगों तक, मजदूर थे या मतलब लेबर थे या आसाम के टी प्लांटर्स थे, तो हर एक का अपने अपनी अपनी एक वजह थी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की। जैसे कि आसाम के जो लेबर्स थे, उनकी परेशानी क्या थी, उनकी परेशानी थी कि उनके जो वेजेस थे, उनकी जो सैलरीज थी वो बहुत कम आती थी। उनको ये यकीन था कि गांधी जी हमारे लिए लड़ेंगे और हमारे वेज को डबल करेंगे। या कुछ जो पेजेंट्स थे उनका ये दिमाग में था कि गांधी जी टैक्स को माफ करवाएंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी, द पीपल्स महात्मा, ठीक है, तो गांधी जी अब इनके लिए मतलब मसीहा बन गए थे। ठीक है, सो उनके लिए जो भी कोई उनका नाम लेके आता था तो वो उसको आग बंद करके मान लेते थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो गांधी जी के नाम पे की गई थी उस टाइम पे, लेकिन जिसकी खबर गांधी जी को नहीं थी। ठीक है, तो उन्हें लगा था, क्योंकि वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे गांधी जी के ऊपर, तो कोई भी नाम लेके आता था गांधी जी का, तो वो मतलब बोलते थे कि हाँ उन्होंने कहा होगा तो हमें ये करना है। तो ये जो पेजेंट्स होते थे उन्हें लगता था कि जमींदारों के पास जो जमीन है और जो हमारे साथ मतलब नाइंसाफी हो रही है, तो गांधी जी उसके लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी वो गांधी जी के ऊपर ही उम्मीद लगाए बैठे थे। देन ये जो इलीगल इवेक्शन है, यानी कि ये जो इलीगल इविक्शन का मतलब, यहाँ पे जो लैंड होता था किसी का वो किराए पे देता था, टीनेट्स है ना, टीनेट्स यहाँ पे लिखा है, फोर्सिबल एंड अनलॉफुल थ्रोइंग आउट ऑफ टीनेट्स फ्रॉम द लैंड दे रेंट। तो एक तो वो किराए भी देते थे, ऊपर से उनको इविक्ट किया गया, वहां से निकाला भी गया, यानी किराया भी पकड़ा और उनसे वहां से उनको निकाला भी गया। सो उनको ये लगा कि गांधी जी उनके लिए डिमांड करेंगे, तो मेनी टाइम्स गांधी जी का नाम यूज करते थे ट्राइबल्स को, मतलब निकाला गया उनके फॉरेस्ट से, कहा गया कि गांधी जी ऐसा चाहते हैं, तो वो हो गया, जबकि गांधी जी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होती थी। देन द हैपनिंग्स, एंड देन द हैपनिंग्स 1922 टू 29, तो हुआ क्या, एज यू नो कि गांधी जी वायलेंट के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे लड़ाई झगड़ा, वो नहीं चाहते थे मारपीट खून खराबा। ठीक है, तो जैसे ही लोग आउट ऑफ कंट्रोल होते गए, गांधी जी ने जब सपोर्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, तो लोग आउट ऑफ कंट्रोल होते गए, लोगों ने पुलिस स्टेशन जलाए, लोगों ने तोड़ फोड़ करना स्टार्ट की, तो गांधी जी ने उसको कॉल ऑफ कर दिया। यानी कॉल ऑफ का मतलब गांधी जी ने वो मूवमेंट रोक दी। ठीक है, कौन सी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देन देन लेकिन लोगों के पास वजह भी थी। लोग जब पीसफुल मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर फायर किया। ठीक है, तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो फिर से चली, यानी कुछ टाइम के बाद जब गांधी जी ने खत्म कर दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर से चली।
ठीक है। अब यहाँ पे गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे, यानी कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स थे, उन्होंने गांधी जी के ऊपर ट्रस्ट डाला कि आप इलेक्शन के लिए हाँ कर दो, हम ब्रिटिश एम्पायर के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, क्या पता इंडिया के अंदर जो हुकूमत होगी उसमें आप इंडियंस ही हुकूमत करेंगे, यानी कि आप जो गवर्नमेंट है वो इंडियंस भी बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो बहुत सारे उसमें इलेक्शन लड़ने के खिलाफ भी थे, कुछ कहते थे कि नहीं इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल सिनेरियो ये था कि मतलब जो गांधी जी है उनका सपोर्ट, मतलब लोगों का सपोर्ट मिल रहा था गांधी जी को, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस बोल रहे थे कि हम नहीं मानेंगे ब्रिटिश का, बिल्कुल भी सिविल डिसोबीडियंट करेंगे, यानी ना मानना, तो वो भी गांधी जी को काफी सपोर्ट मिला लोगों से। अब दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो गई 1920s में। पहला, आरएसएस बना था, राष्ट्रीय सेवक संघ। तो ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया, या एंड कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया की, सीपीआई। तो ये दो पार्टीज अहम थी। ये पार्टीज अहम क्यों थी, क्योंकि इनके डिफरेंट आइडियाज थे, ये चाहते थे कि इंडिया में डिफरेंट चीजें हो, सिर्फ नॉन वायलेंस से ही काम नहीं चलेगा, यानी थोड़ा बहुत वायलेंस भी क्रिएट करना है, अपनी बात मनवानी है। उसके बाद एक रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, यानी जिनने रेवोल्यूशन आया था, भगत सिंह, तो वो भी इसी पीरियड से मतलब इसी पीरियड में आए थे 1920s में। ठीक है, उसके बाद मतलब ये जो बहुत सारे ये क्या बोलते हैं उसको, लीडर सामने आए, जैसे मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो तब यंग थे बहुत ज्यादा, तो उन्होंने पूरा मना किया इलेक्शन को, बोला कि नहीं हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब, अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो ब्रिटिश को हम निकाल नहीं फेंकेंगे, हम उनके साथ कंपटीशन करेंगे, लेकिन हमें कंपटीशन नहीं करना है, हमें ब्रिटिश को निकालना है यहाँ से पूरी तरह। तो हम क्या करेंगे, हम लड़ेंगे आजादी के खिलाफ, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो थी, तो उन्होंने एक स्पीच दी थी कि जनवरी तक हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए होंगे। तो मतलब ये एक तरह का ऑब्जर्व करते हैं हम लोग 26 जनवरी। ठीक है, तो हम लोग उस दिन मनाते हैं, 26 जन को मनाते हैं ना रिपब्लिक डे। तो क्या बोलते हैं इसको, ये जो 26 जनवरी है, इस दिन जब बेसिकली इन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि इन्होंने एक तरह का यकीन दिलाया था लोगों को कि हम 26 जनवरी तक आजाद हो गए होंगे, आपको गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि 26 जन को तो ये आजाद नहीं हुए। ठीक है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिया का 26 नवंबर 1960s में, तो उसके बाद वो नवंबर को नहीं बल्कि वो लागू किया गया था 26 जनवरी को, क्योंकि एक तरह की मतलब वो रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। किसको रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, यानी कि उनकी जो वर्ड्स की जो कीमत थी। ठीक है, तो उनकी वर्ड्स की कीमत उन्हें मतलब इम्पोर्टेंट रखती थी, कि पहली जो स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू ने कि हम लोग आजाद होंगे 26 जनवरी को, तो इसीलिए बाद में रिपब्लिक डे 26 जन को ही मनाया गया। ठीक है, देन इट्स दांडी मार्च, द मार्च टू दांडी, पेज नंबर 121 आप निकालिए, द मार्च टू दांडी। तो हुआ ये कि पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो अपने आप तो नहीं आती, इसके लिए लड़ना था बहुत ज्यादा, है ना। तो हाल ही में इंडिया के ऊपर एक और एक्ट लगा था, सॉल्ट लॉ का एक्ट, यानी नमक तो इन्हीं से निकलता है, यानी इंडिया में ही नमक निकलता है, लेकिन इनको सॉल्ट पे भी टैक्स पे करना था। तो इस लॉ के तहत स्टेट जो है ये मोनोपोली है। तो गांधी ने कहा कि हमारे पास जो सॉल्ट वगैरह है या जो मैन्युफैक्चर है, जो चीजें हमारे पास निकल रही है एज ए रिसोर्स, वो हमारा ही है, किसी और का उस पे हक नहीं है, ना तो उस पे क्या चढ़ेगा, ना तो उस पे कोई टैक्स चढ़ेगा। ठीक है, तो
काफी मतलब टैक्स इनको काफी खटका या दूसरे फूड आइटम्स पे जो टैक्स लगा था वो भी इन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। और सॉल्ट को इन्होंने एज ए कॉमन इंटरेस्ट चुना। एज ए कॉमन इंटरेस्ट का मतलब इन्होंने बताया सॉल्ट तो मुसलमान भी खाता है और हिंदू भी खाता है, क्रिश्चियन भी खाता है, सिख भी खाता है, तो ये कॉमन चीज है जो हम सब यूज करते हैं। ब्रिटिश हमें कुछ नहीं करना चाहता, ये बस डिवाइड करना चाहता है। तो ब्रिटिश कुछ नहीं करना चाहता है, ये क्या करना चाहता है, इन्हें डिवाइड करना चाहता है। तो गांधी जी उनके फॉलोअर्स जो थे इन्होंने मतलब डिसाइड किया कि हम एक तरह की हड़ताल करेंगे। गवर्नमेंट को बोला कि आप क्या करो, गवर्नमेंट को बोला आप ये सॉल्ट वाला हटाओ वरना हम लोग मार्च करेंगे। मार्च का मतलब हम खुद दांडी जाएंगे और वहां से सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो जब गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग 240 मील्स चले, यानी 24 मील वो 10 दिन चले थे, 24 मील, ठीक है। तो ये लोग जब चल रहे थे तो लास्ट पे ये लोग दांडी पहुंचे, ठीक है। वहां पे इन्होंने नेचुरल सॉल्ट ऑब्टेन किया, तो बॉईल किया इन्होंने, मतलब जो सी वाटर था उसको बॉईल किया और वहां से सॉल्ट प्रोड्यूस कर लिया। अब पेजेंट्स ट्राइबल्स जो थे वुमेन या औरतें जो थी उन्होंने भी लार्ज नंबर पे पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो या बिजनेस फेडरेशन जो थी, मतलब जो बिजनेस वगैरह जैसे प्रेस वगैरह थे, उन्होंने पैम्पलेट्स जारी किए सॉल्ट इशू पे। तो गवर्नमेंट चाहते थे कि वो पूरे इस सत्याग्रह जो थी पीसफुल सत्याग्रह इसको मतलब उखाड़ फेंके, गांधी जी को उखाड़ फेंके, या जो मतलब इनके साथ है सरोजिनी नायडू थी या अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स थे गांधी जी के साथ, तो वो चाहते थे कि इनको कहाँ मतलब उनको बस रोक लिया जाए। तो बहुत सारे जेल भी चले गए जो सॉल्ट लॉ इन्होंने ब्रेक किया, बहुत सारे उसके चक्कर में जेल भी चले गए। तो जो कंबाइंड स्ट्रगल्स थी इंडियंस के, मतलब उसका जो फल था तो वो इन्होंने मिल बांट के खाया, लेकिन स्ट्रगल बहुतों ने की, ठीक है। सो देन एक और एक्ट लगा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पेज नंबर 122 पे देखिए। तो इसका क्या मतलब है, कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजंस व्हाइल रिमेनिंग विद इन द फेडरेशन। यानी फेडरेशन गवर्नमेंट जो है यानी स्टेट सेंटर जो आपस में पावर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट स्टेट का उतना नहीं रहेगा, पावर रहेगी सेंटर के पास। यानी सेंटर कौन है यहाँ पे, ब्रिटिश। अगर स्टेट में मतलब गवर्नमेंट बनती भी है, इंडियंस की गवर्नमेंट बनती है, बट स्टिल पावर किसके हाथ रहेगी, सेंटर के हाथ। और उसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए थे इलेक्शन, लेजिस्लेचर इलेक्शन। तो गवर्नमेंट जो कांग्रेस है वो चाहती थी कि गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो 11 प्रोविंसेस थे कुल मिला के, इंडिया में 11 प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस का मतलब जैसे कि हमारे पास होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो वैसे पूरे इंडिया को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। उसमें बहुत सारी जगह है, एक प्रोविंस में जैसे कि 3-4 स्टेट आती थी ऐसे। तो कांग्रेस को बुला कि आप मतलब गवर्नमेंट बना सकते हो। तो इलेक्शन हुआ लेकिन फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हुआ, तो 11 में से 7 प्रोविंसेस के ऊपर कांग्रेस ने क्या बनाई, गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद सितंबर 1939 में क्या हुआ कि आफ्टर 2 ईयर जो कांग्रेस रूल है प्रोविंसेस का, तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया था। जो क्या बोलते उसको बाहर की कंट्रीज में देखा गया, लेकिन उसके असरात कहाँ पे देखे गए थे, उसके असरात इंडिया में देखे गए थे। तो वो जो हिटलर थे वहां पे जर्मनी के जो लीडर थे, तो कांग्रेस लीडर जो थे वो चाहते थे कि वो मतलब वॉर एफर्ट में सपोर्ट करे। सपोर्ट इन द सेंस कि वो चाहते हैं हम आपको सपोर्ट करें, बट आप क्या करो, आप करो कि आप हमें इंडिपेंडेंस दे दो, तो हम आपके हिक में खड़ेंगे। ये किसने बोला, ये कांग्रेस ने बोला। किसको, ये बोला लाइक ब्रिटेन को, कि आप क्या करो, आप हमें पूरे आजाद कर दो, आजादी के बदले हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। किस में करेंगे आपको सपोर्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो हुआ ये कि ब्रिटिश ने रिफ्यूज किए, तो मतलब इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम आपको आजाद नहीं करेंगे, ना हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो जो कांग्रेस मिनिस्टर्स है उन्होंने रिजाइन कर दिया और प्रोटेस्ट कर दिया। यानी वो फिर भी उन्होंने वो जो गवर्नमेंट बनाई थी वो बाद में फेल हो गई। वो चाहते थे कि हमें गवर्नमेंट नहीं बनानी है, हमें क्या करना है, हमें लाइक
पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस को लगा कि इतनी कोशिशों के बाद भी ब्रिटिश अपनी चीज से नहीं हट रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजाइन कर दिया मिनिस्ट्री से, बोला कि हमें नहीं करनी है, कोई गवर्नमेंट नहीं बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हमें स्ट्रगल करना है फ्रीडम के लिए। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाइट इंडिया एंड लेटर, यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो ब्रिटिश को बोला इंडिया को छोड़ दो, क्वाइट इंडिया मूवमेंट लास्ट का टॉपिक है आपका। तो आज का जो होम टास्क है, आपको पढ़ना है वुमेन इन द स्ट्रगल। ये जो है पेज नंबर 121 पे दिखा आपको, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है। तो फरहाना हादिया आप यही पढ़ेंगे, वुमेन इन द स्ट्रगल। और सादिया और सुरैया, सादिया रोल नंबर 3, सुरैया रोल नंबर 21, आप पढ़ेंगे ये वाला 120 वाला। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, इनकलाब जिंदाबाद, जो भगत सिंह का आर्टिकल है। समझ में आया? यस मैम। मैम नए से बोलिए। नए से बोलो। फरहाना और हादिया, आपको आपका जो होम टास्क है वो ये रहेगा पेज नंबर 121 पे, वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ना है और मुझे कल बताना है कि आपने इसमें क्या पढ़ा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। और सादिया, मजीद एंड सुरैया, आपको पढ़ना है 120 पे जो आर्टिकल है भगत सिंह का, इनकलाब जिंदाबाद। तो आपको इस आर्टिकल के बारे में पढ़ना, और मुझे मैं कल सुनाऊंगी आपको कि आपने क्या पढ़ा। ओके मैम। सो सबको समझ आया ये टॉपिक? मैम। एंड रोज दीजिए क्लास। सादिया आप क्यों नहीं देते थे क्लास? अपने टोटल 4 क्लास। हाँ जी। मैम मैंने कल और परसों की थी ज्वाइन, लेकिन मुझे ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। ओके। सादिया आप मुझे बताओ, दांडी मार्च क्या था? शाबाश। आप बोल रहे हो कुछ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप बताइए फरहाना, व्हाट इज डांडी मार्च?
चलिए आप लोग लीव कीजिए।